सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंडर ही। ठीक, इसके अलावा हमने ग्लोमेरुलस के अंदर भी स्टार्ट में हमने पढ़ा था फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और उसके साथ साथ हमने एक और चीज़ मेंशन की थी, वो थी ट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल इंजरी। ठीक, तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जैसे कि आप नाम से जान पा रहे हो कि फोकल का मतलब क्या है आपका, कि आपका जो ग्लोमेरुलाई हैं जितने भी उसमें हैं किडनी में, ठीक है, उनमें से सारे नहीं सम, ठीक है, मींस फोकल, कुछ आपके पास ग्लोमेरुलाई इसमें इन्वॉल्व होंगे इंजरी में। सेगमेंटल का मतलब क्या है कि उन सम ग्लोमेरुलाई में से भी, ठीक है, उन सम ग्लोमेरुलाई में से भी सम पार्ट्स ऑफ देम, ठीक है, कुछ उनके पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। सही। और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस जैसे आप जानते हैं उसमें क्या होगा, हाइलिनोसिस हो रहा होगा और स्क्लेरोसिस हो रहा होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस में। तो ये नाम आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ ग्लोमेरुलाई इस इंजरी में इन्वॉल्व हैं, ठीक, और कुछ ग्लोमेरुलाई के भी कुछ पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व है इंजरी में। और क्या हो रहा है वहाँ पे, हाइलिनोसिस और स्क्लेरोसिस हो रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास जिस तरीके से मिनिमल चेंज डिजीज़ हमने पढ़ी, ठीक है, तो मिनिमल चेंज डिजीज़ स्पेक्ट्रम के एक साइड पे है कह लो, ठीक है, और दूसरे साइड के ऊपर आपके पास क्या है, FSGS मौजूद है, ठीक है। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ आपके पास जैसे कि नाम बता रहा है मिनिमल, बहुत कह लो एज़ कम्पेयर टू दिस FSGS, काफ़ी इसकी जो होती है इंटेंसिटी है वो कम होती है, जबकि FSGS की ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आपने देखा था, इनके डिफरेंसेस भी कर लेते हैं। प्रोटीनूरिया था सिलेक्टिव, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एल्ब्यूमिन या एल्ब्यूमिन के वेट के बराबर प्रोटीन जो है वो यूरिन में लॉस्ट हो रहे थे, जबकि FSGS में आपके पास क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट थी, ठीक है, फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट थी, और सेम टू सेम FSGS में भी आपको मिल रही है, ठीक है, फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें क्या है आपके पास, पोडोसाइटोपैथी हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो पोडोसाइट्स हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं। बस मिनिमल चेंज डिजीज इसका थोड़ा लेस सिवियर वो पैटर्न है, और जबकि FSGS आपके पास मोर सिवियर पैटर्न है। सही। FSGS में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है हीमाचोरिया, मींस यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है इसकी वजह से, जबकि MSD यानी मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर या तो बिल्कुल नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकली मिल जाता है। वैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादातर हीमाचोरिया नहीं होता, ठीक है। और जो है मिनिमल चेंज डिजीज़ था, इसका रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स वो क्या था, बेस्ट था, अच्छा था। इसका रिस्पॉन्स बहुत बुरा है या वेरिएबल है, ठीक है, डिफरेंट वेरिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ जो इसके अंदर रह गई है वो ये है कि CKD में प्रोग्रेशन, MCD यानी मिनिमल चेंज डिजीज़ की CKD में प्रोग्रेशन इतनी आसानी से नहीं होती, या फिर कह लो बहुत कम होती है, रेयरली होती, जबकि FSGS में आपके पास CKD की प्रोग्रेशन 50% केसेस में हो जाती है विदिन 10 ईयर्स, ठीक है, यानी एंड जो आपके पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर ये फाइनली एंड स्टेज रीनल फेलियर के अंदर चला जाएगा या रीनल डिजीज़ में चला जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास एक बेसिक सा इसका ओवरव्यू हो गया। नाउ कम्स कि FSGS, इनका डिफरेंस भी हो गया, ठीक है, कि FSGS आपके पास जिस तरीके से मिनिमल चेंज डिजीज़ और एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज था चिल्ड्रन के अंदर, इसी तरह FSGS मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इन एडल्ट्स। इसके क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, या बेसिकली हम कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि ये इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, या किस किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। सो सबसे पहली बात कि ज़्यादातर केसेस में आपका FSGS प्राइमरी होता है, मींस इडियोपैथिक है, कोई आपको उसका एज सच इलिसिटिंग फैक्टर नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके अलावा इसका कॉज क्या हो सकता है, ये किसी कंडीशन के साथ, जैसे HIV इंड्यूस नेफ्रोपैथी, ठीक है, हीरोइन इंड्यूस नेफ्रोपैथी, ठीक, ओबेसिटी हो पेशेंट्स के अंदर, बहुत मैसिव ओबेसिटी के पेशेंट हो, या फिर सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स में भी आपको एसोसिएटेड विद दीज कंडीशंस आपको FSGS मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी टू सर्टेन ग्लोमेरुलर डिजीजेस चाहिए, जैसे IgA नेफ्रोपैथी है, ठीक है, उसके साथ भी आपको FSGS मिल जाएगा, ठीक। तो एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया HIV इंड्यूस, हीरोइन इंड्यूस, ओबेसिटी इंड्यूस या STD इंड्यूस नेफ्रोपैथी में मिल सकता है। सेकेंडरी टू सम अदर सॉर्ट्स ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़ मिल सकता है। और आपके पास क्या हो सकता है इसके अलावा, कि आपका जो हमने कॉस्ट पढ़ा था ग्लोमेरुलर, जो आपका पूरे डिजीज़ का एक इंट्रोडक्शन था ना, उसमें पढ़ा था कि क्या होगा, कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी जब होती है, ठीक है। क्यों होती है कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी, जब रीनल जो आपका फंक्शन टिश्यू है, जो पेरेंकाइमा है, वो लॉस्ट होगा किसी भी वजह से
ठीक, वो आपके पास क्या हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है या फिर आपका अक्वायर्ड भी हो सकता है। तो उसमें कंपनसेशन के साथ साथ आपके पास क्या डेवलप हो जाता है, FSGS। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आ गए इनहेरिटेड कंडीशंस, जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ रह गई, लास्ट नहीं था, इसके अलावा एक और भी रह गया है। वो क्या है आपका कि सर्टेन, जैसे वो बेसिकली कंपनसेटरी के अंदर ही आ जाता है, ठीक, लेकिन हम इसे अलग से कर लेते हैं कि एडवांस्ड नेफ्रोपैथीज़ हैं या एडवांस डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जैसे हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक है, तो उसके अंदर भी आपके पास FSGS डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका ओवरऑल आपका सारी चीज़ें हो गई। ये हम इसको बेसिकली इसकी वो भी वेरिएंट्स में भी देख सकते हैं कि अलग अलग किसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है, क्योंकि FSGS सिर्फ एक कह सकते हैं बिल्कुल एक डिजीज़ का नाम नहीं है, इसके बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड किस्म की कंडीशन नहीं है ये। ठीक, अब आ जाता है इसका पैथोजेनेसिस क्या है। तो हॉलमार्क क्या है FSGS का, ठीक है, इसका आता है हॉलमार्क क्या है, आपकी एपिथेलियल इंजरी। ठीक है, एपिथेलियल इंजरी में खासकर कौन से वाले सेल जाएंगे आपके पास, पोडोसाइट। ठीक, तो आपको क्या मिलती है, डिफ्यूज इफेसमेंट मिल रही होती है। ठीक है, क्या मिल रही होगी, डिफ्यूज इफेसमेंट मिल रही होगी फूड प्रोसेसेस की। ठीक है, जब आपके फूड प्रोसेसेस काम नहीं करेंगे पोडोसाइट्स की, तो आपका जो फिल्ट्रेशन बैरियर है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। जब वो नॉन फंक्शनल होगा तो नॉन फंक्शनल होने की वजह से जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो वहाँ से लीक हो जाएंगे, लीक होने की वजह से वो वॉल्स में डिपॉजिट होने लगेंगे और हाइलिनोसिस करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स होंगे जो रिलीज़ होंगे, जाहिर सी बात है इंजरी हो रही है तो ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज़ होंगे, वो क्या करवा देंगे वहाँ पे, स्क्लेरोसिस करवा देंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन होती है। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर जो हमने याद रखनी है वो क्या है कि आपकी ये जो इंजरी सारी मैंने आपको बता दी कि इसका जो कॉज है ना, सही, इसका कॉज आपके पास सर्कुलेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं कोई, चाहिए इसके बारे में हमें कंफर्म्ड कहते हैं ना एक कि इसका यही कॉज है, वो चीज़ हमें इस तरह नहीं पता। सो सर्कुलेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं कोई, ठीक है, या फिर कोई जेनेटिक कंपोनेंट्स भी आपका दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के हमारे पास एविडेंस है, जब भी हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपके पास क्या करवा रहे हैं, एपिथेलियल सेल इंजरी करवा रहे हैं। तो सर्कुलेटिंग फैक्टर्स में हमें कहाँ से एविडेंस मिला है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हमने देखा है। ठीक है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट हुए 24 आवर्स नहीं गुजरे और उनमें FSGS डेवलप हो गया, चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि देयर माइट बी सम सर्टेन सर्कुलेटिंग फैक्टर जिसने क्या करवाई है, एपिथेलियल सेल इंजरी करवाई है फौरी तौर पे। सही, इस तरह जेनेटिक के अंदर, जेनेटिक में वी हैव अ लिस्ट ऑफ म्यूटेशंस जो आपने याद रखनी है। सही है, तो 1 बाय 1 हम जेनेटिक में पढ़ते हैं। नंबर 1 आपके पास, इसको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगी, मेरे पास एक मज़ेदार शॉर्टकट है इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे NPHS1। ठीक है, ये इसकी म्यूटेशन है। ठीक, अब ये जो जीन है ना, ये जीन क्या इनकोड करती है, सही, ये जीन इनकोड करती है नेफ्रिन। सही है, नेफ्रिन प्रोटीन कहाँ पे होता है, आपके स्लेट डायफ्राम में होता है। सही है, तो ये मैंने NPH से याद रख लिया, नेफ्रिन में भी सारे आते हैं, नेफ्रिन 1। ठीक है, तो ये आपके पास इसके साथ होगी और ये स्लेट डायफ्राम में होती है। सही, तो इसकी म्यूटेशन होगी। अब ये बात है कि ये जीन कौन से क्रोमोजोम पे है, तो क्रोमोजोम नंबर 19 के ऊपर ये जीन प्रेजेंट होती है। सही, तो ये आपके पास पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, इसमें आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे आता है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑफ फिनिश टाइप। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर इसके साथ एसोसिएटेड है, ये सिंड्रोम। ठीक, तो ये आपका पहला हो गया, क्रोमोजोम भी बता दिया। और मज़े की बात, ये जो म्यूटेशन है वो कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। ठीक है, सेकंड आपकी जो जीन है वो है NPHS2। ठीक है, अब इसकी भी म्यूटेशन होगी, ये क्रोमोजोम नंबर 1 के ऊपर है। ठीक है, कौन से क्रोमोजोम पे, क्रोमोजोम नंबर 1 पे। और यहाँ पे जो आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, वो कौन है, पोडोसिन। ठीक है, अब आप ये किस तरह है, देखो, सबसे पहले NPHS1 में सबसे पहले N आ रहा था, तो नेफ्रिन, ठीक है, 1 के लिए पहले 1 आ रहा है, और इसके बाद देख रहे हो आप 2 आ रहा है, NP के अंदर सेकंड के ऊपर P आ रहा है, तो पोडोसिन याद रख लो। ठीक है, दिस इज़ अ शॉर्टकट, ओके, नज़र नहीं आ रहा, दिस इज़ अ शॉर्टकट टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो क्रोमोजोम नंबर 1 के ऊपर NPHS2 जो जीन है वो प्रेजेंट है और पोडोसिन को कोड करती है, और ये भी आपके पास स्लिट डायफ्राम का एक कंपोनेंट है।
सही। अब यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन एसोसिएटेड है, सिंड्रोम ऑफ स्टेरॉइड रेजिस्टेंट, ठीक है, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, मतलब एक ऐसा सिंड्रोम जो कि स्टेरॉइड से भी, चाइल्डहुड ऑनसेट सॉरी, ठीक है, स्टेरॉइड से भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ये भी आपका, क्योंकि NPHS है, NPHS2 है, ये 1 थी, ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। थर्ड आपकी जो कैटेगरी है वो है अल्फा एक्टिनिन 4 की म्यूटेशन, ठीक है। और मज़े की बात क्या है कि वो उन FSGS में से है जो कि कैसे होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आपको याद रखना है कि अल्फा एक्टिनिन 4 म्यूटेशन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। और लास्ट आपके पास कौन सी म्यूटेशन है, मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही, हाँ ऐसे कर लेते हैं। कौन सी म्यूटेशन है, TRCP6 की म्यूटेशन, जो क्या करवाएगा, फ्लक्स करवाएगा, ठीक है, कैल्शियम का इनटू दी सेल्स, सही है। और TRCP क्या है, ट्रांजिएंट रिसेप्टर, TRPC है, ठीक है, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल कैल्शियम चैनल 6, ठीक है। ये सारी चीज़ आपके पास कवर इसमें हो गई। अब लास्ट आपके क्या देखनी है, आपने मॉर्फोलॉजी देखनी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी पे आप क्या देखोगे कि जब भी बायोप्सी करवाओगे तो आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाई चाहिए, वरना क्या होगा कि आपको जो ग्लोमेरुलस मिलेंगे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ओवरलुक हो जाता है, उसमें स्क्लेरोसिस नहीं होता क्योंकि ये फोकल है, ठीक। तो आपको स्क्लेरोटिक और नॉन स्क्लेरोटिक दोनों किस्म के लीजन्स ग्लोमेरुलाई मिलेंगे, ठीक है। स्क्लेरोटिक में आपको क्या मिलेगा, कैपिलरी कोलैप्स, सही, कैपिलरी कोलैप्स मिलेगा, इंक्रीज आपका मैट्रिक्स होगा, ठीक है, हाइलाइनोसिस होगा इसके साथ साथ, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी स्क्लेरोटिक में। और नॉन स्क्लेरोटिक ग्लोमेरुलाई में आपको क्या मिलता है साथ में, यहाँ पे आपको मीजेंजियल प्रोलिफरेशंस मिलती हैं, ठीक है, मतलब वहाँ स्क्लेरोटिक लीजन्स नहीं है लेकिन मीजेंजियल मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक। और दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखोगे, ये सारी चीज़ें आपको लाइट माइक्रोस्कोपी पे नज़र आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या नज़र आता है कि इट हैज़ फुट इफेसमेंट, ठीक है, डिफ्यूज़ होती है सबके अंदर, ठीक। इसके अलावा अगर ये आप उसको अनट्रीट छोड़ दो या FSGS काफ़ी टाइम के लिए प्रोग्रेस कर जाए तो इसमें क्या होगा कि स्क्लेरोसिस ग्लोबल हो जाएगा, किससे, फोकल से ग्लोबल स्क्लेरोसिस में डेवलप हो जाएगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग पे आपको IgM, ठीक है, या फिर C3 यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपको मिल सकते हैं, सही। अब आ जाती है बात एक ख़ास वेरिएंट की जिसे हम कहते हैं कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी, ठीक है। कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी के अंदर ये ख़ास वेरिएंट है आपके FSGS का, सही। और ये HIV इंड्यूस नेफ्रोपैथी के साथ बहुत कॉमन है, ठीक है। HIV इंड्यूस नेफ्रोपैथी एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें इन्होंने यही बताया हुआ कि यही सारे इसके फीचर्स होते हैं जिसमें इन्होंने कवर किए हुए, आगे नहीं कवर किए हुए, तो इसको हम यहीं अभी कवर कर लेते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, रिट्रैक्शन होगी, सही, या कोलैप्स होगा पूरे के पूरे ग्लोमेरुलर टफ्ट का, ठीक है, किसका, ग्लोमेरुलर टफ्ट का, सही। तो इसके अंदर सिर्फ एक यही मेन फीचर है और इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है, सही, इस कंडीशन का। अब ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो डिफ़र करती है किसके ऊपर, स्ट्रेन वेरिएंट के ऊपर कि FSGS का कौन सा वेरिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल आपका FSGS हो रहा है तो उसमें एज सच इतना पुअर प्रोग्नोसिस नहीं होगा जितना कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी के अंदर प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है। इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का जो रिस्पॉन्स है वो भी मैटर करता है वेरिएंट के ऊपर, और फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में वो कितने टाइम में जाएगा ये भी डिपेंड करता है आपके वेरिएंट के ऊपर कि कौन सा वेरिएंट है FSGS का। होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स इन डिटेल अबाउट FSGS। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में होगी।